हेलो गाइस, वेलकम टू कॉल फॉर नॉलेज। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मिनिमम वेजेस एक्ट। दिस वाज पास्ड ऑन इन द ईयर 1948। ओके, तो ये था मिनिमम वेजेस एक्ट। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लेजिस्लेशन था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेज फिक्स करने के लिए। इससे पहले जो भी जितने भी लेजिस्लेशन बने थे, किसी ने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वेज रेट्स के फिक्सेशन के लिए काम नहीं किया। तो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस ILO कॉन्फ्रेंसेस, ILO हेयर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी लेबर के ऊपर, स्टैंडिंग लेबर कमेटीज़, तो उनके रिकमेंडेशन के बाद इस नीड को फील किया गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वेज रेट फिक्सेशन की ज़रूरत है। इस एक्ट में हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले हम देखते हैं इस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट टर्म यूज होगी वो होगी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है कि इस एक्ट में एक शेड्यूल के अंदर एम्प्लॉयमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जो कि बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 में और पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा डील करता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और पार्ट 1 डील करता है इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट की लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है। स्टार्टिंग में इसमें टोटल, जब ये लॉ इनेक्ट हुआ तो उस टाइम इसमें 12 एंट्रीज थी। आप एक चीज़ देखेंगे कि जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसकी लिस्ट स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर प्रोवाइड कर रखी है कि वो अपने अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट जो के अंडर जो क्लास ऑफ वर्क होता है, अलग अलग जो भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको एक्सक्लूड करे या इंक्लूड करे, वो उनका सोल डिसीजन होगा। तो ये इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक्ट 1948 में पास किया गया था, जो कि हमारा पास हुआ था 9 फरवरी को 1948। वहीं ये लागू हुआ 15 मार्च 1948 ऑल ओवर इंडिया। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पहला एक्ट था जिसने मिनिमम वेज रेट को फिक्स किया फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए और भी लेजिस्लेशन आ चुके थे, पेमेंट ऑफ वेजेस वगैरह था, जो डिडक्शन वगैरह थे उनसे रिलेटेड डील कर रहा था। अब इस एक्ट में हम आगे पढ़ते हैं। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु वर्क्स इन एन एस्टेब्लिशमेंट ऑन हायर और ऑन रिवार्ड, चाहे वो वर्कर स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, चाहे उसका नेचर ऑफ वर्क मैनुअल हो या क्लरिकल हो, इनमें से कोई भी हो सकता है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वेजेस इसमें क्या होता है कि इस एक्ट में वेजेस को डिफाइन किया गया है सिमिलर टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो कि विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करे जाते हैं। वहीं हम इनमें से क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं वो हमारे पास है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी जनरली कब पेएबल होती है? ये होती है डिस्चार्ज ऑफ सर्विस, जब आप सर्विस से डिस्चार्ज हो जाते हो उस टाइम पे पेएबल होती है। दूसरा हमारे पास रेंट या हाउस अकोमोडेशन वगैरह हो गया, या कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी एमिनिटीज़ को एक्सक्लूड कर सकती है वेजेस की डेफिनेशन से। वहीं सेक्शन 3 में हम बात कर लेते हैं कि जो फिक्सेशन ऑफ वेज है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस किस के लिए वेजेस फिक्स कर सकती है। तो इसमें आता है पार्ट 1 में जो भी एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्रीज़ की या एम्प्लॉयमेंट्स की लिस्ट है,
उनको फिक्स करना कंपलसरी है, ओब्लिगेटरी है ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वेयर इज इन पार्ट 2 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे और मे नॉट फिक्स द मिनिमम वेजेस। किसी एक लोकेलिटी के हिसाब से अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे या एक सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चाहे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है कि वेज फिक्स कर सकती है और किसी भी एक लोकेलिटी या क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एक्सक्लूड कर सकती है। दूसरा हम बात करें कि जहाँ पे 1000 एंड मोर देन 1000 वर्कर्स होंगे वहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वेजेस फिक्स करना कंपलसरी है। वहीं अगर 1000 से लेस हुए तो वहाँ कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप हो जाता है कि सर मिनिमम वेजेस तो फिक्स करेगी लेकिन उनकी रेट, मान लो आज की डेट में कुछ है, मान लो आज की डेट में जो मिनिमम वेजेस की रेट है कि भाई 500 रुपये पर दिन के आपको मिलेंगे। सर आज के 2 साल बाद 3 साल बाद तो ये बढ़ जाएगा, मान लो आज 500 है, आज के 10 साल बाद 500 रहेगा। कितने टाइम तक रहेगा? महंगाई बढ़ेगी, कंडीशन बढ़ेगी, एक लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। तो उसके हिसाब से इस एक्ट के अंडर ये चीज़ कंपलसरी की गई है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड उसका 5 साल है, मतलब कि 5 साल से पहले पहले उसको वेजेस को रिवाइज करना कंपलसरी है। विद इन 5 ईयर्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैव टू रिवाइज वेजेस। अब हम बात करते हैं कि वेज तो रिवाइज कर लेंगे लेकिन आप करेंगे कैसे, मेथड क्या है जी इसका। तो इसमें 2 मेथड दे रखे हैं बच्चों। पहला मेथड है इसमें कमेटी मेथड, दूसरा मेथड है नोटिफिकेशन मेथड। कमेटी मेथड में क्या होता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट करेगी, जो कमेटी आपको सजेशंस देगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि जी आपको ये काम करने चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए, इस तरीके से वेज रेट को फिक्स करना चाहिए। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 3 मंथ का एडवांस नोटिस देगी आपको नई रेट लागू करने से पहले। अब बात करते हैं कि इस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इसमें होंगे कौन कौन। तो इस कमेटी में एम्प्लॉयर साइड से होंगे पर्सन, एम्प्लॉय साइड से होंगे और इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे, जहाँ की एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साइड के इक्वल होंगे कंट्रीब्यूशन। मान लो अगर 4 एम्प्लॉय साइड से हों तो 4 ही एम्प्लॉयर साइड से होंगे। और इंडिपेंडेंट पर्सन जो कमेटी की टोटल स्ट्रेंथ है उसके 1/3 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। मान लो कि कमेटी में आपके पास 10 पर्सन है तो इंडिपेंडेंट पर्सन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम जो इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे वो 3 होंगे। और जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा वो होगा कोई भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन। अब एक इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ईपीएफओ प्रीवियस ईयर में कि भाई हु इज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी established under मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसका आंसर होता है इंडिपेंडेंट पर्सन। अब इसमें ध्यान देने की जो चीज़ है वो ये है कि एक तो ये कमेटी कंस्ट्रक्शन होगा, दूसरा एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जो सेक्शन 7 के अंडर बनेगा, एक सेक्शन 8 के अंडर बनेगा आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो इन दोनों एडवाइजरी बोर्ड के अंडर भी कमेटीज़ बनेंगी। वो कमेटीज़ का कंस्ट्रक्शन सेम होगा। ये जो कमेटी मेथड के अंडर कमेटी बनी है इसका एम्प्लॉय साइड और इंडिपेंडेंट पर्सन, और वो ही रूल नॉट एक्सीडिंग मोर देन 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके। और इन सभी में जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन आपका एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है, लेकिन वो काउंट इंडिपेंडेंट पर्सन की ही कैटेगरी में होगा। तो सेक्शन 7 हमारे पास बात करता है एडवाइजरी बोर्ड की, वहीं सेक्शन 8 बात करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की। अब बात करते हैं एक सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या होता है कि जो मिनिमम वेजेस आपके दिए जाएंगे वो कैश की फॉर्म में दिए जाएंगे या काइंड की फॉर्म में भी दे सकते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है। अब कहोगे ये कैसे, कैश और काइंड का क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं
कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी लोकेलिटीज़ में आप किसी जगह पे रहते हो, मान लो आपने किसी खेत में काम करने के लिए वर्कर को बुलाया कि ये मेरा खेत है भाई, आओ आप आके मेरी फसल काट दो या उसमें जो भी काम आप वो कर दो, बदले में या तुम आपको कैश दूंगा, भाई मैं आपको दे रहा हूँ 1000 रुपये। दूसरा, आप ये चाहोगे कि आपके यहाँ पहले ही एक कोई कस्टम चली आ रही है पुराने टाइम से, आप बोलोगे कि जी मैं आपको ना 100 किलो गेहूँ दे दूँगा, ठीक है। तो ये कस्टम चली आ रही है, एक ट्रेडिशन है, ये एक सोशल रूल है, सोशल नॉर्म्स है जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो इस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि वो काइंड या वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उसको अलाउ कर सकती है, और जनरली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती उस चीज़ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट के अंडर वर्किंग आवर्स पर डे के 8 वर्किंग आवर्स हैं, और उसमें हाफ आवर का रेस्ट कंपलसरी है ही है। दूसरा, पर 7 डेज पे आपको 1 दिन का मिनिमम रेस्ट दिया जाएगा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। अब एक सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा, कम दे रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में आपके पास कंप्लेंट करने के लिए अथॉरिटीज़ जो होंगी वो ये हैं, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, वो होगा आपका लेबर कमिश्नर। स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेबर कमिश्नर के इक्विवेलेंट अपॉइंट करेगी। वहीं जज सिविल कोर्ट का हो सकता है या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, वहाँ आप जाके क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर पेनल्टी लगती है, पेनल्टी लगेगी कोई भी रूल ब्रेक के केस में। रूल ब्रेक 2 बंदे कर सकते हैं, या तो एम्प्लॉयर करेगा या आपका एम्प्लॉय करेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर रूल ब्रेक करता है तो वो करेगा कि भाई आपको मिनिमम वेजेस कम देगा, तो उसके ऊपर उसको 6 महीने की सज़ा, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, या उसको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, ये कंपलसरी है। या हो सकता है कि मान लो एम्प्लॉयर की किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है बेचारे की, तो उसको ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वो भाई साहब जेल भी काट के आएंगे, साथ में 500 रुपये भी देंगे। वहीं एम्प्लॉय जैसे आपको पता है कि कम कमाता है, उसकी गुंजाइश थोड़ी कम होती है, तो उसको सिर्फ 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी अगर वो झूठा क्लेम करता है तो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और साथ में हम कोशिश करेंगे कि विद आने वाले टाइम में, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आपको और भी ज़्यादा जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह की वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।